व्हाट्स अप लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। आज हम करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 4 द रेड ड्रैगन एंड द गोल्ड का कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड रिकैप। तो ये एपिसोड शुरू होता है डेमन के और एक विजन के साथ में, जिसमें इस बार डेमन पहुंचा है आयरन थ्रोन के सामने और उसे वापस यहाँ पर यंग रैनीरा देखने मिली। वो यहाँ पर डेमन को बताती है कि तुमने मुझे क्वीन तो बनाया बट अब तुम मेरी बर्बादी चाहते हो, क्योंकि किंग विसेरिस ने मुझसे तुमसे ज्यादा प्यार किया। तो अभी एग्जैक्टली ऐसा विजन उसको क्यों दिख रहा है, इसका हम यहाँ पर सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो मे बी डेमन के मन में ऐसी कुछ चीजें छुपी हुई थी और वो यहाँ पर उन्हीं सब चीजों को विजुलाइज कर रहा है हैरेनहाल में रहते। तो कुछ टाइम के लिए डेमन ये अजीब सा विजन देखता है, बट वो क्विकली उसमें से बाहर आया और बाहर आते ही उसके सामने थे सर साइमन स्ट्रॉन्ग, जो डेमन को बताते हैं कि हैरेनहाल में कुछ रेवंस आए हैं। साइमन स्ट्रॉन्ग के मुताबिक इन रेवंस में इंफॉर्मेशन होती है क्रिस्टन कोल के बारे में, और इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक सर क्रिस्टन कोल ने पिछले यही कुछ 2 हफ्तों में क्राउन लैंड्स के हाउसेस हाउस रॉसबी और स्टोकवर्थ को जीत लिया है और वो आगे के तरफ क्राउन लैंड्स में कहीं तो मार्च कर रहा है। उन रेवंस में उनको ये भी पता चला कि जिन भी हाउसेस ने अभी क्रिस्टन कोल को सपोर्ट किया है, उन सभी हाउसेस ने एगोन द सेकंड को सपोर्ट करने के लिए एक्सेप्ट किया, और अभी उनकी जो भी आर्मीज है वो सभी आर्मीज क्रिस्टन कोल के आर्मी में ऐड हो गई है। तो इसी वजह से साइमन स्ट्रॉन्ग को डर लगने लगा है कि कहीं क्रिस्टन कोल वो बड़ी आर्मी लेके हैरेनहाल पे अटैक ना करे। मीनवाइल डेमन को मिलने के लिए आया हुआ है एक लड़का, वन लैड ऑस्कर टली, जो बूढ़े लॉर्ड ग्रोवर टली का ग्रैंडसन पोता है। साइमन यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले बातों ही बातों में कहते हैं कि ऑस्कर टली हेयर टू द रिवर रन है, विच मीन्स यहाँ पर शो बुक से हेवीली डाइवर्ट हुआ क्योंकि उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट टली कैरेक्टर्स को ही हटा दिया। तो बुक के कहानी के अनुसार रिवर रन में इस समय पर बूढ़े एकदम मरने के कगार पे आए हुए लॉर्ड ग्रोवर टली तो थे ही, बट उन्हीं के साथ साथ उनका बेटा एल्मो टली और एल्मो के 2 बेटे, बड़ा बेटा कर्मिट टली और छोटा बेटा ऑस्कर टली मौजूद होता है। बट यहाँ पर शो में हमें सिर्फ ऑस्कर टली दिखाई दिया। आगे ऑस्कर टली और डेमन टारगेरियन के कॉन्वर्सेशन में हमें पता चला कि बूढ़े ग्रोवर टली इस समय पर एकदम इनकैपेसिटेड है, मतलब वो एकदम ही मरने के हालत में बूढ़े होके बेड रिडन हो चुके हैं। तो ये जो भी लॉर्ड ग्रोवर टली बार बार अलग अलग एपिसोड में मेंशन होते हैं, वो अब तक वैसे तो शो में दिखाए नहीं गए, बट इस समय पर जो भी ये बूढ़े लॉर्ड ग्रोवर टली है वो रिवर रन के लॉर्ड है और वो इस समय पर एकदम बेड रिडन मरने के हालत में आ गए हैं। तो यहाँ पर आगे ऑस्कर कहता है कि उसके पिता यानी कि एल्मो टली इज ऑलरेडी डेड और बचपन से उसके दादाजी ग्रोवर ने उसे पाल पोस के बड़ा किया। तो एज आई सेड बिफोर, ये थोड़ा सा बुक से डाइवर्ट किया गया चीज है। यहाँ पर हमें ऑस्कर टली के बड़े भाई कर्मिट टली का मेंशन नहीं सुनना मिलता, मतलब कर्मिट टली के कैरेक्टर को भी कट किया गया है। देन यहाँ पर डेमन उस छोटे ऑस्कर को बुली करते हुए कहता है कि उसे यानी कि ब्लैक्स को जल्द से जल्द रिवरमैन की आर्मीज चाहिए, बट ऑस्कर ऐसे करने से हिचकिचाता है, वो आर्मी नहीं दे सकता क्योंकि ऐसे रिवरमैन की आर्मीज को अलॉट करने का अधिकार उसका नहीं, क्योंकि उसके दादाजी लॉर्ड ग्रोवर टली अभी भी जिंदा है। Perhaps you might place a feather pillow over his head and speed along your inheritance. तो यहाँ पर डेमन हमेशा की तरह अपने अंदाज में सीधा कह देता है कि ऑस्कर टली को एक पिलो उठाकर उसके दादाजी ग्रोवर टली का दम घोट के मर्डर कर देना चाहिए। बेसिकली डेमन यहाँ पर ऑस्कर को सजेस्ट करता है कि तुम जल्द से जल्द लॉर्ड ऑफ रिवर रन बन जाओ और मुझे पूरे रिवरलैंड्स की आर्मीज अलॉट कर दो। तो ये सुनते ही छोटा ऑस्कर एकदम ही शॉक्ड हो गया, उसकी बोलती ही बंद हो गई। बट देन यहीं पर पूरे सिचुएशन को सर साइमन स्ट्रॉन्ग ने ही संभाला और उनके बताने पर डेमन को पता चलता है कि बैटल ऑफ बर्निंग मिल में हाउस ब्लैकवुड ने ब्लैक्स को सपोर्ट पहले से किया है। तो ये सुनने के बाद में डेमन हाउस ब्लैकवुड के लॉर्ड को यहाँ पर हैरेनहाल में आने का रेवन भिजवाता है। देन इस एपिसोड में आगे हम डेमन को मिलते हैं जब उसके साथ में वापस कुछ अजीब सा विजन हो रहा था, और इस विजन में डेमन थोड़ा सा एमंड की तरह लगा। यहाँ पर डेमन अपने आप को ही एमंड के थोड़ा सा बॉडी टाइप में देखता है, उसने एक एमंड की तरह आई पैच भी पहना है। तो मे भी हम ऐसे समझ सकते हैं
कि डेमन अपने आप को ही एमंड में देखता है, तो उनके बीच में ये जो भी एक कनेक्शन है वो अभी से यहाँ पर एस्टैब्लिश होने लगा है। तो इस विजन को फॉलो करते करते ही डेमन अचानक से मिलता है एलिस रिवर्स को, जो ऑफिशियली अपने नाम के साथ में इस बार डेमन को इंट्रोड्यूस करती है। वो बताती है कि उसका नाम एलिस रिवर्स है। तो जैसे ही शब्द रिवर्स डेमन सुनता है तो डेमन को समझा कि ये औरत मतलब बास्टर्ड है, क्योंकि रिवरलैंड्स के एरिया में जो भी बास्टर्ड होते हैं उनको रिवर्स नाम दिया जाता है। वैसे ही अगर कोई नॉर्थ में बास्टर्ड होते हैं तो उन्हें स्नो सरनेम लगाया जाता है, एज वी हैव सीन बिफोर जॉन स्नो, रैमसेस स्नो। और वैसे ही वेस्टरोस के अलग अलग जगहों पर बास्टर्ड्स को अलग अलग नाम लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर एलिस रिवर्स एक्चुअली डेमन को बताती है कि उसे जो भी विजन्स दिखने लगे हैं, जो भी उसे रात को सपने दिखते हैं, वो हैरनहेल के कर्स के वजह से है। अभी ये जगह हॉन्टेड क्यों है, इसके रिलेटेड एलिस रिवर्स एक बहुत ही अच्छी थियरी देते हुए कहती है, Blackhaddon felled the grove of weirwood trees that grew on these lands. हैरनहेल जिस जगह पर इस समय पर बना हुआ है उस जगह पर एक जमाने में वेयरवुड ट्रीज का फॉरेस्ट था, जिसे ब्लैक हेरन के कहने पर डिस्ट्रॉय किया गया क्योंकि उसे अपना कैसल हैरनहेल इस जगह पर बनाना था। एलिस रिवर्स यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करती है कि हैरनहेल के जगह पर एक जमाने में ओल्ड गॉड्स के पवित्र वेयरवुड ट्रीज का फॉरेस्ट था, और उसी फॉरेस्ट को पूरी तरीके से काटने के वजह से हैरनहेल का कैसल अभी शापित, अभी कर्स्ड बना है। It said their whispers can still be heard A sometimes. midwife's tale. इतना ही नहीं, एलिस रिवर्स यहाँ पर यह भी कहती है कि डेमन इस समय पर जिस बेड पर सोता है वो बेड भी वेयरवुड ट्रीज से बना है। तो ये सभी चीजें एलिस डेमन को बताती है। तो उसके पहले वो कुछ पोशन बना रही थी, विच इंडिकेट्स कि एलिस रिवर्स कुछ जादू टोना करने वाली विच है। यहाँ पर वही पोशन एलिस रिवर्स डेमन को भी देती है, और हम अगले सीन में अचानक से पहुंचे जहां पर डेमन वापस से कुछ अजीब से नशे में है और उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी। यहां पर जब डेमन को थोड़ा सा होश आया तो उसे समझा कि वो विलियम ब्लैकवुड के साथ में मीटिंग में है। तो साइमन स्ट्रॉन्ग ने रेवंस भेज के जिन्हें समन किया था, जिन्हें बुलाया था, वो विलियम ब्लैकवुड अपने हाउस ब्लैकवुड को रिप्रेजेंट करने के लिए आ चुका है। यहाँ पर एक बड़ा रिविलेशन हुआ। हमें यह पता चला कि ये जो विलियम ब्लैकवुड है वो वही लड़का है जो हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में रेनिरा के स्वयंवर में आया था, जिसने एक ब्रैकन बंदे को भी मार गिराया। तो ये जो भी विलियम ब्लैकवुड हमें शो में बताया गया है वो एक्चुअली हाउस ब्लैकवुड के लॉर्ड सैमुएल का छोटा भाई है। वही सैमुएल ब्लैकवुड जो बैटल ऑफ द बर्निंग मिल में मारे गए, ऐसा हमें पता चला। तो ये जो भी कोई विलियम ब्लैकवुड नाम का कैरेक्टर है वो बुक में बिल्कुल भी मौजूद नहीं, ये शो के लिए बनाया गया कैरेक्टर है। एक्चुअली बुक में सैमुएल की एक छोटी बहन होती है एलिसन ब्लैकवुड, जिसे सभी लोग ब्लैक एली कहते हैं, और यही बेंजीकोट के लिए एक्चुअली रीजेंट बनी थी। अब ये जो भी विलियम ब्लैकवुड का नया कैरेक्टर बनाया गया है, तो क्या उसके वजह से ब्लैक एली के कैरेक्टर को शो में से कट करते हैं या नहीं, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। तो इस मीटिंग में विलियम बताता है कि वो इस समय पर ब्लैकवुड्स का रीजेंट लॉर्ड है, क्योंकि सैमुएल का बेटा बेंजीकोट अभी भी कम ऑफ एज नहीं आया, मतलब वो 16 साल का नहीं हुआ है। तो वेस्टेरोस के एगोन द कॉन्करर के लॉ के अनुसार, एगोन्स लॉ के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 16 साल के उम्र के बाद में ही कोई भी लड़का एक लॉर्ड बन सकता है और ऑफिशियली रूल कर सकता है। बिफोर द एज ऑफ 16 कोई भी लॉर्ड नहीं बन सकता। ये सब जब विलियम डेमन को बता रहा था तभी डेमन को लेना दिखने लग गई, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी हैरनहेल का कर्स एकदम एक्टिवेटेड है और उसके वजह से वो कुछ अजीब से नशे में ही चल रहा है। फाइनली यहाँ पर विलियम बताता है कि अगर डेमन ब्रैकन्स को बराबर से सबक सिखाएगा, उनको हराएगा, तो ब्लैकवुड्स उनकी बची कुची आर्मी रेनिरा और ब्लैक्स के सपोर्ट में देंगे। तो ये सब होने के बाद में हम पहुंचे ड्रिफ्टमार्क पर, जहां पर हमें पता चला कि प्रिंसेस रेनिस को अच्छे से मालूम है
कि एग्जैक्टली एलिन है कौन। वो यहाँ पर सीधा उसके माँ की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ जरूर खूबसूरत होगी, बिकॉज शी नोज कि कॉर्लिस वेलेरियन का कुछ सालों पहले उसके पीठ पीछे किसी औरत के साथ में अफेयर हुआ, एंड उसी अफेयर में से ये बेटा एलिन कॉर्लिस को हुआ। बट अभी कॉर्लिस के दूसरे बास्टर्ड बेटे एडम के बारे में रेनिस को पता है या नहीं, ये यहाँ पर क्लियर नहीं होता। तो जैसे ही एलिन और रेनिस की बातें शुरू है, ये कॉर्लिस ने देखा तो कॉर्लिस वहां पर कॉन्वर्सेशन में घुसा और उसने एलिन को काम पे जाने के लिए कहा। और कॉर्लिस और रेनिस के कॉन्वर्सेशन में यहाँ पर रेनिस क्लियरली बताती है कि उसे पता है एग्जैक्टली एलिन कौन है। मतलब बेसिकली उसे पता है कि एलिन कॉर्लिस का बास्टर्ड बेटा है। आगे यहाँ पर रेनिस कॉर्लिस को सजेस्ट करती है कि एलिन को ऐसे सिर्फ शिप्स पर से सेल वगैरह करने के लिए उसे नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल एलिन कॉर्लिस का बेटा है। तो ये सब सुनने के बाद में कॉर्लिस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ। तो तब वहां पर रेनिस उसे बताती है कि उन्हें ड्रैगन स्टोन पे बुलाया है बेला ने, क्योंकि इस समय पर क्वीन रेनिरा वहां पर ड्रैगन स्टोन पे मौजूद नहीं। देन वी मीट एलिसेंट हाईटॉवर। अब ये ड्रैगन के टूटने का जो छोटा सा सीन रहा, वो किस चीज को फोर शैडो करने वाला है वो आगे आपको पता चलेगा ही। यहाँ पर एलिसेंट और ग्रैंड मिस्टर ओरवाइल के सीन में हमें समझता है कि एलिसेंट सीक्रेटली ओरवाइल से कुछ मून टी लेकर पीने लगी है ताकि वो क्रिस्टन के बच्चे से प्रेग्नेंट ना हो। तो ये जो भी मून टी होता है वो बेसिकली वेस्टेरोसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। अपने प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जब वेस्टेरोसी औरतें मून टी को पीती है तभी कई बार उन औरतों को हेवी फीवर होता है या फिर कई बार उनका पेट खराब हो जाता है। ओरवाइल यहाँ पर एलिसेंट को कहता भी है कि आपके गट के रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं तो लेट मी नो। और ऐसा कह के ओरवाइल बाहर जाने लगते हैं तो तभी दरवाजे में हमें एक किंग्सगार्ड देखने मिला, एंड दैट इज सर रिकार्ड थॉर्न। तो अब तक हमें ये लेजेंडरी सर रिकार्ड थॉर्न दिखे नहीं थे, बट फाइनली हमें यहाँ पर वो देखने मिले। देन वी सी एलिसेंट ड्रिंकिंग द मून टी, बट वो अपने पेट पर हाथ रखती है। शी लुक्स अ बिट वरीड। ऐसा लगता है मानो ये मून टी उसके ऊपर काम करता है या नहीं। तो ये हमें बाद में ही पता चलेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन विथ हर। देन हम पहुंचते हैं ब्लैक काउंसिल में, जहां पर वापस से एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। सभी लॉर्ड्स की कुछ अलग ही चहल पहल शुरू है, बिकॉज क्रिस्टन कोल क्राउन लैंड्स के एक एक हाउसेस को जीतने लगा है। हमेशा की तरह स्पेशली सर एल्फ्रेड ब्रूम थोड़ा ज्यादा ही अपसेट होकर बातें करने लगे थे, बट ऐसे सिचुएशन में तभी वहां पर ब्लैक काउंसिल में पहुंचे लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन। यहां पर लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया। तो जैसे कि हमने पहले जाना कि क्रिस्टन कोल इस समय पर क्राउन लैंड्स के इलाके में मार्च करने लगा है, तो वही करते करते क्राउन लैंड्स की लैंड अच्छे से जीतते जीतते वो अभी पहुंचा है डस्केंडेल के बंदरगाह पे, जहां पर हाउस डार्कलिन रूल करता है। तो अभी वी डोंट गेट टू सी एग्जैक्ट बैटल, बट हमें यह पता चलता है कि हाउस डार्कलिन हैज लॉस्ट द बैटल, और पीछे डस्केंडेल का बंदरगाह यहां वहां पर जलते हुए दिखा। मतलब क्लियर ही है कि हाउस डार्कलिन हैज लॉस्ट, और सब जगह पर उनके सोल्जर्स की वगैरह लाश पड़ी है। और क्रिस्टन कोल उनके बचे कुचे आर्मी को बताता है कि वन ट्रू किंग एगोन द सेकंड के सामने तुम्हें बेंड नहीं करना पड़ेगा, वरना तुम मारे जाओगे। एंड देन ही किल्स लॉर्ड ऑफ डस्केंडेल, लॉर्ड लूथर डार्कलिन। जैसे ही अपने लॉर्ड का सर कटते हुए सभी ने देखा, तो जो भी बचे कुचे सोल्जर्स मैन एट आर्म्स वहां पर थे, वो सभी क्रिस्टन कोल के सामने बेंड नहीं करते हैं। अब वैसे तो क्रिस्टन कोल का यहाँ पर प्लान होता है कि डस्केंडेल को जीतने के बाद में वो हैरेनहेल की तरफ जाएगा, बट उससे कोई तो एक सीक्रेट रेवन आया, जिसे पढ़कर क्रिस्टन कोल डिसाइड करता है कि वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ कोस्ट लाइन को पकड़कर आगे बढ़ेगा और वो जाएगा रुक्स रेस्ट को। ये सुनते ही वहां पर मौजूद सर ग्वेन हाईटॉवर एकदम शॉक्ड हुआ। वो कहता है कि अबे क्रिस्टन, हैरेनहेल तो वेस्ट में है, तो तुम नॉर्थ ईस्ट जाने की क्यों बात कर रहे हो? बट क्रिस्टन डजंट केयर। वो ग्वेन को बताता है कि हम इसी प्लान से रुक्स रेस्ट के तरफ निकलेंगे। बट एग्जैक्टली ये प्लान किसका है, ये रेवन किससे आया, ये हमें उस समय तो पता नहीं चलता, बट देन वी गेट टू नो कि वो रेवन भेजा था, वो प्लान था एमन टारगेरियन का।
तो ग्रीन्स के काउंसिल मीटिंग में किंग एगन द सेकेंड गुस्सा होता है, अपसेट होता है जब उसे पता चला कि उसकी ग्रीन्स की आर्मी हैरेनहेल को नहीं बट रुक्सरेस्ट जैसे थर्ड क्लास कैसल के तरफ जा रही है। तो एगोन यहाँ पर गुस्से में कहता है कि हैरेनहेल इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बड़ा है, तो उसे हमें जीतना चाहिए, हम रुक्सरेस्ट जैसे फालतू कैसल की तरफ क्यों जा रहे हैं। वो ये भी कहता है कि इसी समय उस पूरे आर्मी को हैरेनहेल को भेजो। तब एमंड यहाँ पर एगोन को सबके सामने सीधा कहता है कि क्रिस्टन कोल तो रुक्सरेस्ट के लिए निकल गया है और वो इस समय पर वहां पर ऑलमोस्ट पहुंचता ही होगा। I need to be informed of these things. तो ये सब सुन के एगोन थोड़ा सा शॉक्ड हुआ क्योंकि उसे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सीधा उसका क्लैरिफिकेशन मांगता है एमंड से कि तुम्हें कैसे पता ये सब। तो एमंड उसे समझाता है कि उसका और क्रिस्टन का ये सब के रिलेटेड बराबर कांटेक्ट रहा। तो ये सुन के तो एगोन को और भी ज्यादा गुस्सा आया कि उसके पीठ पीछे उसका छोटा भाई एमंड ऐसे कैसे डिसीजन ले रहा है और उसे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो एमंड यहाँ पर एगोन को वलेरियन लैंग्वेज में बहुत ही बुरी तरीके से डांटता है। एमंड यहाँ पर सीधा वलेरियन लैंग्वेज में कहता है कि तुम अपनी कुछ अलग ही अय्याशी करते रहते हो, तुम्हें तो ऐसे कुछ राज कारोबार में, वॉर प्लानिंग में तो इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम्हारे हमने डिसीजंस देखे, तुमने किंग्स गार्ड के पोजीशन पे कितने बकवास लोगों को हायर करके रखा है। तो मेरे भाई, अगर तुझे लगता है कि तू कुछ अच्छे से डिसीजन ले सकता है और कुछ वॉर प्लानिंग कर सकता है तो बता दे तेरे प्लान्स क्या है, हम सभी उसे सुनने के लिए रेडी है। तो जैसे ही एमंड ने एकदम बैड एस तरीके से एगोन की वहां पर बजाई, तब किंग एगोन द सेकंड के जुबान से एक शब्द ही नहीं निकला और उसकी पूरी शक्ल उतर गई क्योंकि ग्रीन्स काउंसिल में सबके सामने एमंड ने उसकी बैंड बजा डाली। इस सीन के बाद में लैरिस एक्चुअली एलिसेंट से मिलने के लिए आता है उसके रूम में क्योंकि एलिसेंट ग्रीन्स के स्मॉल काउंसिल मीटिंग में नहीं गई थी। That is a rich indulgence. वहां पर लैरिस जब एलिसेंट को मिलता है तब एलिसेंट काफी अनकंफर्टेबल लगी। ऐसा लगता है कि उसके बॉडी पर मून टी का कुछ असर होने लगा है और उसी थोड़े सिकनेस के वजह से वो स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में नहीं जा पाई। इसके बाद में दोनों भी थोड़ा सा नॉट सो इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन करते हैं और यहाँ पर विसेरिस के रिलेटेड उनके बीच में बातें होती है कि क्या एग्जैक्टली विसेरिस चाहता था कि एगोन द सेकंड किंग बने या फिर वो अपने बेटी रेनिरा को ही क्वीन चाहता था। तो यहाँ पर एलिसेंट सीधा लैरिस को बताती है कि रेनिरा के सपोर्टर को जो समझना है, जो मानना है, वो तो वो मानेंगे ही और अपने एगोन द सेकंड के जो भी सपोर्टर्स है वो उनको चाहिए वो चीजें मानेंगे। Rhaenyra's supporters will believe what they wish, and so will Aegon's. The war will be fought, and the victor will eventually ascend the throne. तो बेसिकली जो भी हो, वॉर इज ऑन, वॉर तो अब होके रहेगा। पुराना किंग विसेरिस एग्जैक्टली क्या चाहता था, एगोन या रेनिरा, ये अभी मैटर नहीं करता। विसेरिस एग्जैक्टली क्या चाहता था, उसके इंटेंशंस क्या थे, वो उसी के मौत के साथ में खत्म हो गए। The significance of Viserys' intentions died with him. फिर एगोन द सेकंड अपने रूम में आता है तो वहां पर होती है उसकी माँ एलिसेंट। यहाँ पर पहले से अपसेट एगोन द सेकंड अपने माँ को कंप्लेंट करके कहता है कि कैसे उसके पीठ पीछे एमंड और क्रिस्टन कुछ अजीब से डिसीजंस लेने लगे हैं और वो उसे कुछ बताते भी नहीं। They don't care what I think. Cole, Aemond, they pursue their campaign without seeking my aid or even my thoughts. एगोन द सेकंड के मुताबिक वो किंग है और जो कुछ भी सभी डिसीजंस लेते हैं उसके बारे में उसे भी पता होना चाहिए। बट एलिसेंट यहाँ पर कहती है कि किंग बनने से, क्राउन पहनने से एगोन द सेकंड कुछ वाइज नहीं बना, उसमें कुछ विजडम यानी होशियारी नहीं आई। तो ये हुआ माँ एलिसेंट का अपने ही बेटे एगोन को लेके पहला रोस्ट। देन एलिसेंट यहाँ पर एगोन को समझाती है कि बाकी के जो भी ग्रीन्स काउंसिल में लोग हैं वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और तुम्हें उनसे राज कारोबार कैसे चलाना है वो सब अच्छे से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। देन एलिसेंट यहाँ पर एगोन को कहती है कि वो सभी यानी ग्रीन्स काउंसिल के सभी मेंबर्स इसी उम्मीद में है कि एगोन द सेकंड की राजा बनने की औकात थोड़ी बहुत तो विसेरिस की लेवल की हो। मतलब एलिसेंट को सीधा कहना है कि एगोन द सेकंड एक राजा बनने के लायक ही नहीं है। यहाँ पर यह हुआ आउट ऑफ नोवेयर, एलिसेंट ने किया हुआ एगोन द सेकंड का दूसरा रोस्ट। Tread carefully. Or what?
यह सुनने के बाद में तो एगोन द सेकंड को गुस्सा भी आता है। वो कहता है कि ट्रेड केयरफुली, मतलब थोड़ा सा संभाल के मुझसे बात करो। तो एलिसेंट उसे सीधा कहती है, तू क्या कर लेगा मुझे? तू क्या मुझे भी ऑटो के तरह यहाँ से कहीं निकाल देगा, या फिर उन रैट कैचर्स के तरह तू मुझे फांसी देगा? यहाँ पर एलिसेंट वापस एगोन को डांट कर कहती है कि उसे सभी चीजों को अच्छे से समझना चाहिए। तो एगोन द सेकंड अभी बहुत ही सैड हुआ था और उसी हालत में कहता है कि माँ मैं करूँ तो क्या करूँ? What would you have me do, mother? तब एलिसेंट वहां पर कहती है, तुम वही करना जो हम सभी चाहते हैं, एंड दैट इज नथिंग। तू कुछ मत कर, तुझसे ना हो पाएगा, तू रहने दे। ये और एक बहुत ही बुरा रोस्ट एलिसेंट ने एगोन को दिया और ये सुनने के बाद में तो एगोन बौखला गया। वो एकदम अपसेट हुआ। ही लुक्ड वेरी सैड एंड एंग्री। इस समय पर एगोन द सेकंड का काउंसिल में कोई सुनता नहीं। उसके पीठ पीछे काउंसिल मेंबर्स कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, जबकि वो किंग है। उसी में उसकी माँ ने भी अभी उसे ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया है। तो इन सभी चीजों के बारे में सोच सोच कर एगोन द सेकंड जम के दारू पिया। दूसरे तरफ सर क्रिस्टन कोल दिन दहाड़े अपने आर्मी को रुक्सरेस्ट पर अटैक करने का हुक्म देते हैं, जो सुन के ग्वेन हाइटओवर एकदम शॉक्ड हुआ। बट अगेन क्रिस्टन कोल उसका कुछ नहीं सुनता, क्योंकि उसका एक कोई सीक्रेट प्लान है जिसे वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। देन वी गो टू ड्रैगनस्टोन, जहां पर ब्लैक क्वीन रेनिरा इज बैक फ्रॉम किंग्स लैंडिंग। यहां पर आते ही रेनिरा के क्वींस गार्ड सर स्टेफन डार्कलिन को पता चला कि डस्केंडेल हैज फॉलन और उसके पिता लॉर्ड डार्कलिन मारे गए। तो ये चीज भी बुक से थोड़ी डिफरेंट है। बुक में एक्चुअली सर स्टेफन डार्कलिन एक बहुत ही सीनियर नाइट होते हैं और सर स्टेफन एक्चुअली लूथर डार्कलिन के अंकल थे। देन यहाँ पर ब्लैक्स के काउंसिल मीटिंग में जसेरिस को जैसे ही समझा कि उसकी माँ रेनिरा किंग्स लैंडिंग गई थी, तो वो ऑब्वियसली अपसेट होता है। बट रेनिरा यहाँ पर उसे समझाती है कि पिछले 80 सालों से वेस्टेरोस में पीस रहा था, बट अभी वेस्टेरोस एकदम वॉर में जाने के कगार पे आया है। तो ऐसे वॉर वगैरह शुरू होने के पहले शी वांटेड टू मेक श्योर कि ऐसा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं जिससे वॉर रोका जा सके, इसीलिए वो किंग्स लैंडिंग गई थी। बट यहाँ पर आगे वो बताती है कि उसे अभी पता चल गया है कि कुछ भी हो जाए वॉर तो होके रहेगा। रेनिरा यहाँ पर ब्लैक काउंसिल में कहती है कि अगर उसे आयरन थ्रोन अभी चाहिए तो वो उसे वॉर करके ही मिलेगा। तो नाउ वॉर इज ऑन। यहाँ पर जसेरिस कहता है, We need to send a dragon. अब जसेरिस के ऐसा कहते ही पहले तो रेनिरा खुद जाने की बैटल में बात करती है, बट सभी उस चीज को मना करते हैं, क्योंकि अगर वो मरती है तो उनका पूरा क्लेम खत्म ही हो गया। देन जसेरिस खुद बैटल में जाने की बात करता है, बट इस बार रेनिरा मना करती है, क्योंकि जसेरिस का ड्रैगन वर्मैक्स अभी इस समय पर एकदम बैटल रेडी शेप में नहीं होता। तो यहाँ पर प्रिंसेस रेनिस टारगेरियन वेलारियन खुद ही वॉलंटियर करती है कि वो खुद जाएगी उसके ड्रैगन मेलिस पर बैठकर क्रिस्टन से लड़ने, जो इस समय पर रुक्सरेस्ट पे अटैक करने लगा है। देन यहाँ पर बातों ही बातों में रेनिस कहती है कि मेलिस इज नो स्ट्रेंजर टू बैटल। मतलब यहाँ पर रेनिस को कहना है कि इसके पहले भी मेलिस ने कुछ बहुत सारे बैटल्स में पार्टिसिपेट वगैरह किया है, एंड दिस थिंग इज ऑल्सो ओनली फॉर शो, क्योंकि बुक में ऐसा कुछ भी नहीं। असल में मेलिस ने वैसे कभी भी इसके पहले कुछ बैटल्स में वगैरह पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद में भी रेनिस जब उसके ड्रैगन मेलिस पर बैठ के निकलने ही वाली थी, तभी भी वो कहती है कि वी आर ऑफ टू द बैटल अगेन ओल्ड गर्ल। ये चीज ऐसे इंडिकेट करती है कि मेलिस और रेनिस पहले कई सारे बैटल्स में इन्वॉल्व थे, बट ऐसा कुछ भी बुक में मेंशन नहीं है। ये जो भी आने वाली बैटल मेलिस और रेनिस के लिए होने वाली है, दैट इज देयर फर्स्ट एवर बैटल। दूसरे तरफ हम मिलते हैं टल्ली एगोन को, जो अभी भी वाइन पीते पीते आर्मर पहनता होता है। देन ही मीट्स हिज ड्रैगन सनफायर द गोल्डन, मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रैगन टू एवर लिव्ड। ये सब जब चल ही रहा था,
तभी दूसरे तरफ क्रिस्टन कोल की आर्मी भी रुक्सरेस्ट के कैसल पर अटैक करने के पोजीशन में निकल पड़ती है। यहाँ पर हाई टावर और टारगेरियन के आर्मी के साथ साथ ही बाकी मेन एट आर्म्स डार्कलेन, रॉसबी और स्टॉकवर्थ की भी है, जो इनके अलग अलग शील्ड्स को देख के हमें पता चला। दूसरे तरफ इतनी बड़ी आर्मी देख के लॉर्ड साइमन स्टाउंटन के चेहरे का रंग उड़ गया। अब ये सभी चीजें अलग अलग जगहों पर शुरू हुई थी कि इन्हीं सब के बीच में एक्चुअली रहेनिरा और जसेरिस के बीच में एक कॉन्वर्सेशन शुरू था अबाउट एगॉन्स ड्रीम। रहेनिरा यहाँ पर जसेरिस को एगॉन के अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के सपने के बारे में बताती है, क्योंकि ये सपना, ये जो एगॉन का ड्रीम होता है, वो एक किंग को या फिर एक क्वीन को अपने एयर टू द थ्रोन को बताते रहना होता है। इट इज द सेम स्टोरी जो किंग विसेरिस रहेनिरा को बताता है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 के फर्स्ट एवर एपिसोड में, जब किंग विसेरिस रहेनिरा को ऑफिशियली एयर बनाते हैं। Aegon called his dream the Song of Ice and Fire. तो वो सीन जैसे ही खत्म हुआ तो शुरू हो गया बैटल ऑफ द रुक्सरेस्ट। जैसे ही क्रिस्टन और उसकी आर्मी रुक्सरेस्ट के तरफ चार्ज करते हैं तो उतने में वहां पर आ गई मेलिस ड्रैगन। क्रिस्टन कोल को दूर से ही दिख गया कि मेलिस ड्रैगन आसमान में आ चुकी है, तो क्रिस्टन कोल कहता है मेक द सिग्नल। Make the signal. What signal? All is going to plan. और यहाँ पर हमें क्रिस्टन कोल और एमंड टारगेरियन का पूरा प्लान समझा। तो अकॉर्डिंग टू एमंड एंड क्रिस्टन्स प्लान, रुक्सरेस्ट वैसे ड्रैगनस्टोन से काफी नजदीक है। अगर क्रिस्टन कोल रुक्सरेस्ट पर अटैक करता है तो रहेनिरा जरूर किसी ना किसी ड्रैगन को रुक्सरेस्ट में बैटल में भेजेगी ताकि वो उसके सपोर्टर हाउस टाउंटन को मदद कर सके। एंड तभी एमंड अचानक से वेगार पे बैठ के अटैक करेगा और जो भी रहेनिरा ने ड्रैगन भेजा है उसे खत्म करेगा। तो हमने पहले एक्चुअली ग्रीन्स काउंसिल में ये भी जाना था कि डेमन टारगेरियन हैरेनहेल में पहुंच गया है, इस चीज के बारे में ग्रीन्स को पता चला है। तो इसका मतलब ग्रीन्स को, खास करके एमंड को ये पता चला है कि डेमन इज इन रिवरलैंड्स और उसका अटेंशन इस समय पर रिवरमैन पे कब्जा करने पे है। तो डेमन डेफिनेटली रुक्सरेस्ट में क्या शुरू है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली वहां पे क्या शुरू है। बट जो कोई भी दूसरा ड्रैगन ब्लैक्स के तरफ से यहाँ पे रुक्सरेस्ट पे भेजा जाएगा उससे एमंड आसानी से खत्म कर देगा। तो ये होता है एक एमंड का मास्टर प्लान टू रूट आउट वन ड्रैगन फ्रॉम ब्लैक साइड, ताकि वो उस ड्रैगन को खत्म कर सके। तो जैसे ही आसमान में 2 फ्लेमिंग एरोज एक बंदे को दिखे तो उसने एक हॉर्न बजाया। फिर कुछ टाइम के बाद में दूर खड़े हुए किसी दूसरे बंदे ने हॉर्न बजाया और इस हॉर्न की आवाज सुनाई दी गई दूर छुपे हुए वेगार को। इस समय पर वेगार रुक्सरेस्ट से यही कुछ 100 किलोमीटर के दूरी पर एक फॉरेस्ट में एकदम परफेक्टली कैमोफ्लेज होके छुपी हुई है। एमंड ने वेगार को इसलिए एकदम दूर छुपा के रखा था ताकि ब्लैक काउंसिल को बिल्कुल भी पता ना चले कि वेगार भी इस बैटल में इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर ब्लैक काउंसिल को पता चलता कि इस रुक्सरेस्ट के बैटल में क्रिस्टन कोल के साथ साथ वेगार भी आई है तो वो डेफिनेटली ऐसे अचानक से एक ही ड्रैगन को भेजने का डिसीजन नहीं लेते। तो ये पूरा एमंड और क्रिस्टन कोल का प्लान बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू हुई था। एमंड को हॉर्न सुनाई देता है और वो रुक्सरेस्ट के तरफ अपना सडन अटैक करने के लिए निकलता भी है, बट तभी उसे आसमान में दिखाई दिया सनफायर ड्रैगन। एमंड भी शॉक्ड हुआ कि यहाँ पर बैटल में अचानक से सनफायर क्या कर रहा है। वो अपने भाई एगॉन को इडियट कह के वहीं पे रुका। अब एग्जैक्टली उसी वक्त एमंड ने बैटल को क्यों ज्वाइन नहीं किया, ये चीज ऑनेस्टली कुछ हद तक मुझे भी नहीं समझी। इस काइंड ऑफ ओपन फॉर आवर इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशंस। एग्जैक्ट उसका कोई आंसर नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एमंड देखना चाहता है कि पहले एगॉन एंड सनफायर मेलिस को किस तरह से हर्ट करेंगे एंड देन वो प्रोबेबली पीछे से हमला करके एगॉन को बचाना चाहता होगा, ऐसा ही कुछ उसका प्लान होगा। बट आपकी अगर कुछ इसके रिलेटेड थियरीज है, ओपिनियंस है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि एमंड यहाँ पर थोड़ा सा पीछे क्यों रुका रहा और उसने सीधा 1-on-1 मेलिस और रेनिस के साथ में फाइट करने के लिए क्यों जाने दिया। दूसरे तरफ एकदम डेडली बैटल शुरू हो गई मेलिस और सनफायर के बीच में, और जब यहाँ पर मेलिस
सनफायर को पकड़ती है तभी वी कैन सी कि मेलिस और सनफायर का साइज कंपैरिजन कैसा है। ऑलमोस्ट 80-year-old मेलिस इट्स क्लियरली मैसिव इन साइज कंपेयर्ड टू सनफायर जो यही कुछ 30-year-old है। मेलिस ने अपने क्लॉ से बहुत ही बुरी तरीके से सनफायर के बेली पे अटैक किया और सनफायर सीधा क्रैश लैंड ही होने वाला था। बट कैसे तो सनफायर वापस फ्लाइट करता है, बट सनफायर का जब वहां पर खून कई सारे मेन एटम्स पे गिरा तो ऐसा लगा मानो कि वो सिर्फ खून नहीं बट कुछ एसिडिक लावा हो। तो वी गेट टू नो कि ड्रैगन का ब्लड भी एकदम बॉइलिंग होता है, वो किसी पे गिरा तो उसकी मौत पक्की। देन सनफायर और मेलिस का बैटल वापस शुरू हुआ एंड इस बार मेलिस ने सनफायर के एक विंग को बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया। बट देन तभी वहां पर आई मॉन्स्ट्रस ग्रैंड मामा वेगार। मेलिस ने वहां पर आसमान में सनफायर को पकड़ के रखा था, दोनों एक दूसरे को क्लॉज मारे जा रहे थे। बट देन उसी हालत में एमोंड ने वेगार को उसकी भयानक आग छोड़ने का हुक्म दे दिया। This thing was quite shocking. Again, यहाँ पर एमंड के एग्जैक्ट इंटेंशंस क्या थे ये हमें पता नहीं चलता। There's a theory that Aemond wants power. He considers himself better than Aegon और इसीलिए वो एगॉन को मरवाना चाहता था बैटल में। ऐसा कुछ एक थियरी है बट आई डोंट बिलीव इट। मुझे भी नहीं समझा कि यहाँ पर एग्जैक्टली एमंड क्या चाह रहा है। एक फनी थियरी के अनुसार एगॉन द सेकंड ने पिछले एपिसोड में नंगे एमंड को उसके दोस्तों के सामने बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट किया था, इसीलिए उस चीज का बदला लेते हुए एमोंड ने यहाँ पर एगॉन को लिटरली रोस्ट कर दिया। वेगार के भयानक फायर अटैक में मेलिस हर्ट तो होती है बट एगॉन एंड सनफायर बहुत ही ज्यादा हर्ट हुए और वो जोर से नीचे क्रैश लैंड करते हैं। जैसे ही ये सभी चीजें होती है तो मेलिस इस समय पर वैसे ड्रैगन स्टोन पर भागकर लौट सकती थी। आफ्टर ऑल रेड क्वीन मेलिस वेस्टरोस के इतिहास की फास्टेस्ट एवर ड्रैगन है। रेनिस अपने मेलिस को लेके वहां से भाग के जाना चाहती थी तो वो वहां से जा सकती थी बट द क्वीन दैट नेवर वॉज, रेनिस भागने वालों में से नहीं। वो वेगार को मारने का प्लान करती है एंड देन वी गॉट टू सी मेलिस वर्सेस वेगार लेजेंडरी ड्रैगन बैटल। जब दोनों एक दूसरे पे अटैक करने के लिए आसमान में से जाते हैं तब वी कैन जस्ट सी कि मेलिस के सामने वेगार ड्रैगन कितनी मैसिव है। यहाँ पर फिर भी मेलिस ड्रैगन वेगार पे जोर जोर से अपने क्लॉज मारती है, यहाँ वहां पे उसे वो हर्ट करती है जिसके बाद में वेगार एक्चुअली जोर से जमीन पे भी गिरती है एंड मेलिस ड्रैगन एक्चुअली दूसरे तरफ उड़ गई। अब यहाँ पर इतने डेंजरस ड्रैगन बैटल्स के वजह से सब जगह पर फायर एंड स्मोक आ गया था तो उसी में वेगार बराबर से कवर लेते हुए कहीं तो निकल गई। इस शॉट में भी हम देख सकते हैं कि मेलिस कहीं पे तो दूसरे तरफ उड़ के निकल जा रही थी बट नीचे पीछे के तरफ एग्जैक्टली वेगार कहाँ पे है ये मेलिस और रेनिस को पता ही नहीं चल सकता क्योंकि नीचे बहुत ही ज्यादा स्मोक था। तो रेनिस अपने रेड क्वीन मेलिस पे बैठ के वेगार को यहाँ वहां पर ढूंढने लगती है बट उसे कुछ भी समझने के पहले एमोंड ने अपने वेगार ड्रैगन से उसका ट्रेडमार्क स्नीक अटैक किया और वेगार ने मेलिस की जोर से नेक पकड़ ली। वेगार ने एक बार इतने डेंजरस तरीके से नेक को पकड़ा तो मेलिस कुछ कर ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे से शी स्टार्ट्स डाइंग। मरते मरते रेड क्वीन मेलिस अपने राइडर रेनिस के तरफ भी देखी एंड रेनिस जस्ट लुक्स एट हर ड्रैगन और उसे भी पता चला कि उसका एंड आ गया। तो उसके बाद मेलिस और रेनिस जोर से आसमान में से नीचे क्रैश करते हैं। तो दिस बैटल इज डन। वेगार ने मेलिस को मार गिराया। अब इस बैटल के रिलेटेड एक गौर करने की बात यह है कि असल में मेलिस और वेगार एक जमाने में दोस्त हुआ करते थे। ऑलमोस्ट 60 years ago वेगार ड्रैगन का राइडर था विसेरिस और डेमोन के पिता बिंदास बेलॉन द ब्रेव एंड उसकी जो सिस्टर वाइफ थी यानी कि विसेरिस और डेमोन की जो माँ है वो
एलिसा मेलिस की राइडर थी। तो कई बार किंग्स लैंडिंग से लेके ड्रैगन स्टोन से लेके किंग्स लैंडिंग, ऐसे कई बार बेलॉन द ब्रेव अपने वेगार ड्रैगन पे बैठ के और उसकी सिस्टर वाइफ एलिसा अपने मेलिस ड्रैगन पे बैठ के एकदम आसमान में मजे से उड़ते। इस पिक्चर में हमें पीछे करैक्सस और उसका राइडर एमोन भी देखने मिला जो रेनिस के पिता है। तो बेसिकली ये जो तीनों ड्रैगन्स है, वेगार, मेलिस और पीछे करैक्सस, वो एक जमाने में आसमान में मजे से उड़ा करते हैं। बट आज उन्हीं ड्रैगन्स के बीच में अ डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर शुरू हुआ, क्योंकि कुछ ह्यूमन टारगेरियंस के बीच में आयरन थ्रोन को लेके सिविल वॉर शुरू हुआ। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 4 द रेड ड्रैगन एंड द गोल्ड में द रेड ड्रैगन यानी कि रेड क्वीन मेलिस की तो मौत हो गई, बट द गोल्ड यानी कि सनफायर द गोल्डन ड्रैगन वैसे अभी जिंदा है, बट ही इज ऑलमोस्ट डेड। वो यहाँ पर एपिसोड के एंड में वैसे सांसें लेते हुए दिखा, बट ही इज वेरी इंजर्ड। और उसका राइडर तो और भी ज्यादा इंजर्ड है। एगोन द सेकंड इट्स टोटली अनकॉन्शियस, बट सनफायर ने अपने राइडर को सब जगह से बराबर से ढका है ताकि उसे कोई हार्म ना कर सके। तो ये नजारा देख के सर क्रिस्टन कोल वॉज शॉक्ड, बट एमंड बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, वो वहां से निकल गया। तो दोस्तों दैट्स द ब्रेकडाउन फॉर दिस एपिसोड। इस एपिसोड में थोड़े से क्वेश्चनेबल चीजें रही थी जिसके रिलेटेड हमें अपने आप से थियरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी कुछ थियरीज है, कुछ ओपिनियंस है, कुछ एमंड के डिसीजंस को लेके, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। हमें प्रोबेबली उन डिसीजंस के बारे में अगले कुछ एपिसोड्स में पता चल भी सकता है, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लॉर्ड्स एंड लेडीज। द डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर तो अभी शुरू हुआ है और ऐसी ही कई सारी डेंजरस ड्रैगन बैटल्स हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन में आगे भी देखने मिलेगी, एंड वी जस्ट कांट वेट फॉर इट। तो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लॉर्ड्स एंड लेडीज। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। Ciao.